माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम अग्रवाल और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। वी आर कंटिन्यूइंग अवर लेक्चर सीरीज ऑफ सॉलिड स्टेट एंड दिस इज लेक्चर 10 ऑफ अवर चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो देखिए इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम कुछ इंटेक्स क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे चैप्टर में वो सारे के सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद आपका एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम कराएंगे। तो इसका मतलब ये है, ये जो हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर है आगे के 3 या 4 लेक्चर में बिल्कुल ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इधर की तरफ यहाँ पर अटैच कर दूँगा वीडियो में। मैं इधर से देख लेता हूँ क्वेश्चन जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको कराया था इंटेक्स क्वेश्चन कराए थे, उसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था उसके 2 पार्ट थे। एक पार्ट तो मैंने आपको करा दिया था जिसमें क्या करना था, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ये मैंने आपको करा दिया था। तो सेकंड पार्ट है इसका फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में डिस्टिंग्विश करना है। कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? फेस सेंटर में हमें आपको पता है कि जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल के कॉर्नर में एटम प्रेजेंट होते हैं, हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं एटम, और कहाँ पर? हर एक फेस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल में, जो हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। और एंड सेंटर में क्या होता है? एंड सेंटर में क्या होता है? कॉर्नर में तो प्रेजेंट होते ही होते हैं और अपोजिट फेसिस पे प्रेजेंट होते हैं। सारे फेसिस के सेंटर पे नहीं, अपोजिट फेसिस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका मेजर डिफरेंस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटेक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम एट फर्स्ट कॉर्नर सेकंड बॉडी सेंटर्ड ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज अ पार्ट ऑफ इट्स नाइबरिंग यूनिट सेल। ये कह रहा है कि कितना पोर्शन किसी एटम का कॉर्नर पे हमारा कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल को, और बॉडी सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूट कर पाता है। तो देखिए अगर कोई कॉर्नर पे एटम होगा तो वो 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। तो एक यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा कॉर्नर पे 1/8, और बॉडी सेंटर पे बॉडी सेंटर पे भाई बॉडी के सेंटर में है, वो भी यूनिट सेल के, तो दूसरे यूनिट सेल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिर वो पूरा का पूरा एटम ही, होल एटम आपका किसको कंट्रीब्यूट करेगा? उस यूनिट सेल को। तो बॉडी सेंटर को होल एटम कंट्रीब्यूट करता है, या फिर इसको लिख सकते हैं फुल एटम कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए जब मैंने आपको क्लोज पैकिंग पढ़ाया था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपको क्या बताया था कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? उसमें एक स्फीयर 4 स्फीयर से अटैच हो रहा था हमारा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में? 4। और अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो उसमें स्क्वायर जो है कितनों से अटैच हो रहा था हमारा? 6 से, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लेकिन इस क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है? इस क्वेश्चन में बात कर रहा है हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग की। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, और वो भी 2D में बात कर रहा है ये। उसके बाद आती है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी, एक कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहा है ये कोई कंपाउंड। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ देम आर टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कह रहा है कितने हमारे वॉइड होंगे उसमें और कितने हमारे उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे अगर हमारा 0.5 मोल है वो कंपाउंड। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितना मोल दे रखा है उसका? 0.5 मोल HCP आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, सिर्फ हम इससे ही निकाल सकते हैं। कैसे? 0.5 मोल दे रखा है। अब देखिए 0.5 मोल जो है, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है आपका? 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मैं 0.5 मोल की बात करूं तो कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे हमारे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे हमारे? 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो क्या हो जाएगा हमारा? 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या हो जाएगा ये? हाफ से 0.5 क्या है भाई? हाफ ही तो है, और हाफ से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.011 हो जाएगा, और 10 टू द पावर ऐसे ही।
तो क्या आ जाएगा ये 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आ गए हमारे पास। अब बात आती है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मैंने कितने बताए थे आपको, जितने उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जितने एटम प्रेजेंट होते हैं, उतने ही हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, उसके डबल। तो पार्टिकल्स कितने हैं यहाँ पर, इतने। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 3.011 इंटू 10⁻23। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, इसके डबल। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू, इसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हमारे कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड को प्लस कर दो तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टोटल वॉइड्स। ठीक है, 10⁻23 तो कॉमन आ जाएगा और इसको प्लस कर लो, सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा 9.033 इंटू 10⁻23 टोटल वॉइड्स हमारे आ चुके हैं। ये हमारा आंसर है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने मिल जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अ कंपाउंड इज फॉर्म बाई 2 एलिमेंट M एंड N। देखिए फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। फॉर्मूला वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे थे, उससे हमारी देखिए एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अब हम करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है ये, अ कंपाउंड इज फॉर्म बाई 2 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। क्या नाम दे रखे हैं उसको, M और N। द एलिमेंट N फॉर्म CCP। N एलिमेंट को कह रहा है, ये ध्यान रखना है कि किसको कह रहा है, N क्या बना रहा है, CCP बना रहा है। एंड एटम N ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और वो भी कितने कितने ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/3। कितने, 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला बताना है हमें कंपाउंड का। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, CCP है हमारा, CCP में हमारा वैसे तो Z होता है हमारा 4, लेकिन अगर यहाँ पे N भी मान लेंगे तो भी उससे फॉर्मूला निकल सकता है। तो CCP के लिए हमने क्या मान लिया, मान लीजिए इसका हमारा Z क्या हो गया, N हो गया। तो जितना हमारा Z होता है उतना हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड उसका डबल होता है। तो अगर मेरा यहाँ पर Z हमारा CCP के लिए क्या है, N है, और बात हो रही है यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएंगे, N के डबल। मतलब क्या हो जाएगा, 2N हो जाएगा। और उसका M कितना है, 1/3 है, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 2N। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 2N/3 लिख सकता हूँ। और इसका N ही चल रहा है। और अगर मैं दोनों को रेशियो की बात करूँ, M/N करूँ, तो क्या हो जाएगा ये 2N/3/N। ये हो जाएगा, N से N कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इधर पहुँचा दो, क्या हो जाएगा, M/N क्या हो जाएगा हमारा, 2/3। और मैंने क्या बताया था, जो रेशियो आएगा हमारा उसको सरफेस में लिख देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, M2N3। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन, बिल्कुल सीधी अप्रोच लगानी थी जो हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द फॉलोइंग लेटिस हैड द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। ये लेटिस दे रखे हैं, इनमें बताना है कि आपकी हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। जो मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ाई थी उसके बेसिस पे बताना है। सिंपल क्यूबिक की बहुत कम होती है 52%, बॉडी सेंटर्ड की कितनी होती है 68%, और हेक्सागोनल क्लोज पैक लेटिस इसकी होती है 74%। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई, HCP की हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैक लेटिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एलिमेंट विद, देखिए डेंसिटी वाला क्वेश्चन आ गया, जमना वाला हमारा क्वेश्चन। ट्रिक क्या याद करी थी हमने, जमना। तो ये वो वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एन एलिमेंट विद मोलर मास। मोलर मास कितना दे रखा है इस एलिमेंट का, 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम। देखिए किलोग्राम में दे रखा है ये मोलर मास, किलोग्राम मोल इनवर्स ये दे रखा है। यूनिट का जरूर ध्यान रखना है।
उसके बाद क्या कह रहा है, फॉर्म अ क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ कितनी है इसकी, ए कितना दे रखा है 405 पिकोमीटर। पिकोमीटर देखिए यहाँ किलोग्राम है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज ना करके मीटर में चेंज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा 405 इंटू किससे मल्टीप्लाएंगे 10⁻⁻12 से, और क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। और इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हमारा क्या आ जाएगा 4.05, इधर 2 डेसिमल लगा लेंगे तो इधर 10⁻² हमारी प्लस हो जाएगी, और प्लस हो जाएगी -12 में प्लस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 10⁻−10 बच जाएगा मीटर। इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद क्या कह रहा है ये, उसके बाद कह रहा है इफ़ इट्स डेंसिटी इज़ 2.7, डेंसिटी कितनी दे रखी है 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। देखिए किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब बिल्कुल सही है हमारा, यहाँ पे भी किलोग्राम, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा मीटर, यहाँ पे किलोग्राम मीटर, तो हमारी बिल्कुल यूनिट सेम चल रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये कह रहा है कि नेचर ऑफ यूनिट सेल, क्या बताना है हमें, नेचर ऑफ यूनिट सेल। नेचर मतलब कि हमारा यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड है, सिंपल क्यूबिक है, या फिर फेस सेंटर्ड है, वो कैसा पता लगेगा z की वैल्यू से। तो बेसिकली हमें क्या निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जमना, क्या होता है ZMNA, और इसका क्यूब नहीं भूलना है, जमना, ठीक है। तो अब देखिए सबको एक तरफ कर लीजिए, z को एक तरफ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा z = रो, ये ऊपर आ जाएगा ये दोनों, इंटू NA इंटू A³ अपॉन क्या आ जाएगा m, ये आ जाएगा। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या पुट करेंगे, रो के ये जो रो है हमारी, सॉरी रो हमारी यहाँ डेंसिटी d से डिनोट करेंगे, यहाँ पे d से डिनोट कर देंगे। d हमारा क्या है 2.7 इंटू 10⁻³, ये हमारा यहाँ पे रख देंगे। Na की वैल्यू क्या है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएगा हमारा। A की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे ये रही, और M की वैल्यू ये वाली रख देंगे, सब कट जाएगा, और हमारा जो Z की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 3.99 एटम, ये बचेगा हमारा। और ये किसके अप्रॉक्स है, ये किसके वैल्यू अप्रॉक्स है 4 के अप्रॉक्स है, 4 एटम। तो हमारा यूनिट सेल क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी भाई, किसका होता है 4 एटम, 4 एटम होता है हमारा FCC का, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। तो हमारा नेचर ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड बाई इट एंड इन व्हाट वे। ये कह रहा है जब किसी सॉलिड को हम हीट करेंगे तो किस तरीके का डिफेक्ट हमारा आएगा। तो हमने ये पढ़ा था कि क्रिस्टल डिफेक्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके का डिफेक्ट आएगा, जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वहाँ से निकल जाएंगे उस क्रिस्टल में से, और वो क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी, और इस तरीके की डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, वैकेंसी डिफेक्ट। और इसका कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी पे। जब हमारे पार्टिकल्स उस क्रिस्टल से निकल जाएंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये था। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट इज शोन बाय ZNS एंड AgBr। ये कह रहा है कि हमारा किस तरीके का स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट शो करेगा हमारा जिंक सल्फाइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो देखिएगा जिंक सल्फाइड जो है हमारा, जिंक सल्फाइड शो करता है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट, ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स में ही बताया था। और AgBr जो है, AgBr मैंने आपको स्पेशली बताया था कि ये फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों ही डिफेक्ट शो करता है। तो इसका आंसर हमारा ये है। उसके बाद बात आती है, एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस इन एन आयनिक सॉलिड व्हेन अ कैटायन ऑफ हायर वैलेंस इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी इन इट। ये कह रहा है कि हमारी वैकेंसी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आयनिक सॉलिड में, वैकेंसी कैसे बनाएंगे आयनिक सॉलिड में, अगर हम उसमें कैटायन डालें
ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला या फिर ज़्यादा चार्ज वाला, मान लीजिए हमारा NaCl है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए मान लीजिए हमारा NaCl है, क्या है NaCl, Na के ऊपर क्या चार्ज होता है प्लस चार्ज, Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है माइनस चार्ज, NaCl NaCl NaCl। इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा Na प्लस Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब ये देखिए सब क्या है, मोनोवैलेंट है, हमें क्या ऐड करना है, इससे हायर वैलेंट का आयन ऐड करना है। मान लीजिए जो हमारा Sr होता है Sr 2+ में होता है, तो अगर मैं Sr यहाँ पे ऐड करता हूँ तो भाई यहाँ पे तो देखिए Na क्या है 1+ में है और Sr क्या है 2+ में है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये Na कितने निकलेंगे, Sr जो है कितने Na को रिप्लेस कराएगा, 2 Na को रिप्लेस कराएगा, जिससे कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह सके, चार्ज हमारा बैलेंस रहे। तो मान लीजिए मेरा एक Na ये निकल गया और एक Na ये वाला निकल गया, 2 हमारी वैकेंसी हो गई, एक वैकेंसी में तो हमारा Sr 2+ आके बैठ जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये वाली तो वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से अगर हम हायर वैलेंट एटम को इंट्रोड्यूस कराते हैं, हायर वैलेंट कैटायन को इंट्रोड्यूस कराते हैं क्रिस्टल में, तो वो हमारा क्या क्रिएट करता है, वैकेंसी क्रिएट करता है। आई इतनी बात समझ में। उसके बाद बात आती है आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक सॉलिड विच हैव अनायनिक वैकेंसी ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट डेवलप कलर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। ये कह रहा है कि जो हमारा आयनिक क्रिस्टल होता है और जिसमें आयनिक क्रिस्टल कह रहा हूँ, जो हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट में अगर हमारा आयन निकल जाए तो उसमें हमारा कलर कैसे डेवलप होता है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, मान लीजिए हमारा NaCl का ही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी बताया था आपको, उसमें से एक Cl निकल चुका है, एक Cl निकल गया। अब जब एक Cl निकल गया तो उसकी वैकेंसी वहाँ पर क्रिएट हो गई, देखिए इस तरीके से मान लीजिए, फिर से मैं बना देता हूँ यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। इस तरीके से ये क्रिस्टल है कोई। अब देखिए मान लीजिए बाहर मेरा क्या है, बाहर है मेरा सोडियम एटम है कोई। अब यहाँ से क्या हुआ, एक एनायन जो है, एनायन यहाँ से निकला, इस सोडियम को अप्रोच करेगा। अब जब इस सोडियम को अप्रोच करेगा तो इससे चिपकेगा कैसे, जब इसके पास प्लस चार्ज होगा। और प्लस चार्ज कब आएगा सोडियम के पास, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब भी तो इसके पास प्लस चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। जब इसको ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तो क्या आ जाएगा हमारा 281 आ जाएगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ये सोडियम का था तो क्या हो जाएगा हमारा Na प्लस बन जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 Na प्लस बन गया। अब इस Na प्लस के पास आके Cl माइनस चिपक जाएगा, और ये जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकला था, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ जाएगा, जो ये वैकेंसी क्रिएट हुई थी। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके बैठ गया, तो इस सेंटर को क्या बोलेंगे हम, फारबे सेंटर। और इस सेंटर की वजह से ही हमारा सॉलिड क्रिस्टल में कलर प्रोड्यूस होता है, और कलर इसका क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा हमारा NaCl क्रिस्टल। और किस वजह से कलर प्रोड्यूस होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है विजिबल रीजन में और एक्साइटेड हो जाता है, इसकी वजह से ये कलर प्रोड्यूस कर देता है। तो मेनली कलर किस वजह से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना रहा है फारबे सेंटर, और इस प्रोसेस को ही हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। तो अब देखते हैं यहाँ पे और कौन सा क्वेश्चन रह गया हमारा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सारे इंटेक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम प्रैक्टिस करेंगे NCERT एक्सरसाइज की। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।